कंपनी की बात करने वाले हैं जो कि उन लोगों को लोन देती है जो कि रेजिडेंशियल मतलब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है, जिन लोगों को उन लोगों को लोन देती है। और जो बैंकें जिस भाव में लोन देती हैं उससे थोड़ा महंगे में देती हैं, और ये जो इंटरेस्ट कमाती है वो थोड़ा सा सही लेवल पर कमाती है। सो अगर इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा आगे बात करें इससे पहले कि हम लोग आज इसकी क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। सो एक हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, उसके बाद में हम जो है इसके थोड़े बैकवर्ड्स को भी देखेंगे, मतलब इसके पीछे की जो जानकारी है उसको भी देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग डेटा हमारे सामने है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का, यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं एफ का जो स्टेक है वो घटता हुआ जा रहा है, और एफ का जो स्टेक सॉरी डी का जो स्टेक है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज के हिसाब से चलता रहा है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। बट एफ और डी का जो स्टेक होता है मोस्टली क्या होता है, कई बार क्या होता है एफ बेचते हैं, डी खरीदते हैं, फिर एफ खरीदते हैं, डी बेचते हैं, तो ये नॉर्मल सेगमेंट में चलता रहता है। क्योंकि जो हायर क्वांटिटी होती है वो एफ के भी पास पावर होती है, अच्छी खासी परचेसिंग पावर, और डी के पास भी अच्छी खासी परचेसिंग पावर होती है, तो वो अपने आप में ही गेम खेलते रहते हैं। पब्लिक एक अलग ही गेम खेल रही होती है, जब दोनों कोई नहीं चुरे तब वो पब्लिक के ऊपर डंप करते हैं। सो अगर दोनों कोई अगर उठापतक चलती होती है तो वो नॉर्मल बात है। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि एफ का जो स्टेक है वो घटा 2020 के अंदर में, डी का जो स्टेक है वो बढ़ा, मतलब इन्होंने बेचा इन्होंने खरीदा। यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं इन्होंने फिर बेचा एफ ने, डी ने फिर खरीदा। यहाँ पे एफ ने खरीदा तो डी ने बेचा, तो मतलब गेम चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, एफ ने बेचा बट डी ने भी बेचा। तो यहाँ पे जून 2021 से सितंबर 2022 की अगर हम बात करते हैं तो जो तो यहाँ पे दोनों ने बेचा, तो एफ तो 2021, तो ये कहाँ गया, ये वाला जून से सितंबर के बीच में, तो ये वाला जो हाईएस्ट पीक बनाया इसने, और इसके बाद में एफ डी दोनों ने बेचा इस बीच में, तो यहाँ पर इसने बेचा तो अच्छा खासा स्टॉक जो है मार्केट जो है वो नीचे आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट क्या हुआ, 2000 दिसंबर में यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि फिर से डी ने एफ ने बेचा, डी ने फिर बेचा। फिर अगली बार मार्च 2022 के अंदर में एफ ने फिर बेचा, बट डी ने खरीदना चालू कर दिया, मतलब अब डी खरीदना चालू कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं चार्ट के अंदर में, वो कब का चार्ट है, ये है दिसंबर 2021 के बाद में खरीदना चालू कर दिया। सो दिसंबर 2021 कहाँ पर है, ये रहा दिसंबर 2021। तो यहाँ से कंपनी ने मतलब डी ने खरीदना चालू कर दिया। डी कौन होते हैं हम लोग सब जानते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मतलब ये जो अपने म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, इंश्योरेंसेज वाले होते हैं, ये डी में आते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर खरीदना चालू कर दिया, तो आप देख रहे हैं वहीं पर स्टॉक घूम रहा है, मतलब ये एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है स्टॉक मार्केट का, कंटिन्यूसली खरीद रहा है। बट जैसे ही अच्छा खासा लेवल के ऊपर खरीदता है, तो अब यहाँ पे हम अगेन देख लेते हैं एफ मतलब एफ बेचे ही जा रहे हैं। अब एफ ने भी इंटरेस्ट लेना वापस चालू किया, बट डी फिर भी खरीदे ही जा रहे हैं, वो बेच नहीं रहे हैं, वो खरीदते ही जा रहे हैं। यहाँ पे एफ बेचते ही जा रहे हैं, डी खरीदते ही जा रहे हैं। अब यहाँ पे अच्छा खासा मतलब मैनिपुलेशन नहीं, एक्यूमुलेशन डी ने कर लिया। अब क्या होगा, अब डी को प्रॉफिट कमाना है, इसका मतलब स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे तभी तो प्रॉफिट कमाएंगे। अब अगर हम चार्ट को क्लियरली देख पाते हैं यहाँ पर, अगर चार्ट को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, तो काफ़ी टाइम से नीचे आ रहा है। ये जो फेज चला है यहाँ पर, ये एक्यूमुलेशन फेज चला है, जिसको अगर हम लोग थोड़ा सा लाइन के अंदर में डाल देते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाला जो फेज है, क्या हुआ भाई, हाँ, ये वाला जो फेज है ये एक्यूमुलेशन फेज चला है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ और जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि ये अगर हम क्लियरली देख पाते हैं, यहाँ पर स्टॉक मार्केट जो है नीचे की नीचे आता जा रहा था, तो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर का स्टॉक ने यहाँ पर देखो सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया, मतलब जाना स्टार्ट किया। अगर हम शॉर्ट टर्म में भी एक बार देखते हैं यहाँ पर, तो क्लियरली यहाँ से हमें एक लाइन बनती है। तो अगर इसको थोड़ा जूम करते हैं तो एक ब्रेकआउट की हमें स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है कि कंपनी जो स्टॉक है उसने अगर शॉर्ट टर्म का जो डाउन टर्न था उसको ब्रेक किया, यहाँ पर सस्टेन किया उसी लाइन के ऊपर में, और अगेन ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में दिया, ये आप क्लियरली देख पा रहे हैं। यहाँ पर सस्टेन करने के बाद में ब्रेकआउट दिया, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में दिया। तो अब हमें ये पता चल सकता है कि स्टॉक मार्केट जो है, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये ऊपर जा सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर में, और लॉन्ग टर्म की भी जर्नी स्टार्ट कर सकता है ऊपर जाने की। तो ये एक क्लियर रीज़न था जिसकी वजह से आज ये हमारी लिस्ट में आया था। अब इसी के साथ में हम लोग ये और रीजंस भी देख लेते हैं कि और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो सपोर्ट कर रही हैं हमारे अगर इस स्टॉक में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। तो हमने क्लियरली बताया कि इस कंपनी क्या काम करती है, लोन देने का काम करती है। तो इसके जो लोन देती है वो मोस्टली प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ देती है, मतलब लीज़ रेंटल लीज़ पर जो कंपनी लोग खरीदते हैं उनको लोन देती है, और दूसरा जो बाय करते हैं जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को उनको उनको लोन देने का काम करती है। तो ये मोस्टली इसका लोन देने का। तो इसके जो लोन्स होते हैं वो मोस्टली सेफ होते हैं, सिक्योर्ड लोन्स होते हैं। सो इसके जो पैसे हैं वो उनका गुम हो जाने का मतलब खो जाने का जो खतरा है वो कम है यहाँ पर। सो जितना लोन बांटेगी, अगर इंटरेस्ट रेट कम में भी बांटेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सस्ते में, क्योंकि ये एनबीएफसी किस तरीके से काम करती हैं, लोन लिया सस्ते में किसी दूसरी बैंक से या आरबीआई से, और बाद में उसको थोड़े से महंगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर आगे लोन दे दिया। फिर वहाँ से जैसे रिकवरी होती है हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर,
वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत खुद रख लेते हैं और बाकी वापस पे कर देते हैं जहाँ से भी उन्होंने लोन लिया था। तो ये बीच में अच्छा खासा कमाते हैं। सो इसी तरीके से ये कंपनी काम करती है। तो क्वार्टर रिजल्ट में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट का अच्छा खासा इन्होंने पैसा कमाया, फिर ये इंटरेस्ट इन्होंने पे कर दिया जहाँ से इन्होंने लोन लिया था, और बाद में इनका जो खुद का भी खर्चा होता है ऑफिस वगैरह मेंटेन करने का, और बाद में ये इन्होंने मार्जिन्स कमाए, मतलब ग्रोस प्रॉफिट्स इन्होंने कमाए। उसके बाद में कुछ और खर्चा होता है जो कि इनके एसेट्स होते हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं। सो डेप्रिशिएशन चार्ज होता है, और बाद में इसके ज़्यादा, क्योंकि ये फाइनेंस कंपनीज होती हैं तो इनके ऊपर ज़्यादा डेप्रिशिएशन, ज़्यादा मतलब और कुछ तरीके का वो नहीं होता, जैसे कि नॉर्मली हम दूसरी कंपनीज के अंदर देखते हैं इंटरेस्ट वगैरह, लोन वगैरह, तो क्योंकि ये तो लोन का ही काम करते हैं तो इनके ऊपर अलग से कुछ नहीं है। इनका डेप्रिशिएशन चार्ज होता है मेनली, वो भी ज़्यादा नहीं होता। सो इनका जितनी इनकम होती है वो इंटरेस्ट से होती है, और वही मेनली लास्ट तक इन्वेस्टर्स तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 1300, तो इन्होंने जो क्लियरली जो है अच्छे खासे प्रॉफिट इन्होंने कमाए हैं डिसेंट रिजल्ट में। और हम दूसरी चीज़ों की तरफ हम देखते हैं तो इनके जो जो वो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, सालाना बढ़ते ही जा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़ के ऊपर हम नज़र लेके जाना चाहेंगे कि हम जब क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम बात करते हैं तो हमेशा जून टू जून, दिसंबर टू दिसंबर, मार्च से मार्च, सितंबर टू सितंबर, इस तरीके से ग्रोथ को चेक करते हैं। तो जून टू जून यहाँ पे अच्छा खासा आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला, मार्च टू मार्च आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला, और सितंबर दिसंबर टू दिसंबर अगर आप देखते हैं तो आपको डिक्रीमेंट, यहाँ पर डिक्रीमेंट देखने को मिलता है आपको। बट मतलब अगर ये जो रेवेन्यू हुआ है, रेवेन्यू के अंदर कोई डिक्रीमेंट आपने को देखने को नहीं मिल रहा है, बट नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। बट सितंबर के अंदर में जो 2022 के अंदर में इनका जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कि कोई कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद ली होगी कंपनी ने, तो वो जिसकी वजह से एक्सपेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर एक थोड़ा सा हिकअप देखने को मिल रहा है। तो इस का हिकअप कभी कभी देखने को मिल सकता है। सो ये क्वार्टर रिजल्ट को कंपेयर करने का तरीका था, तो हमें यहाँ पे कोई इशू नज़र आ नहीं रहा है। अगर ईयरली अगर हम डेटा को देखते हैं तो इनके जो रेवेन्यूज़ होते हैं वो क्लियरली हर साल बढ़ रहे हैं। इसी के साथ में इनकी जो इंटरेस्ट इनकम है, मतलब इनकम, इंटरेस्ट इनकम बढ़ रही है, फिर इनकम जहाँ से अगर कहीं इंटरेस्ट देंगे अगर आगे तो कहीं से लिया होगा तो वो भी यहाँ पे बढ़ रही है। इनके जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, साथ में इनके जो नेट प्रॉफिट्स होंगे वो भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि कहाँ यहाँ से 4 साल 5 साल पहले ये 2000 करोड़ के आसपास कमा रहे थे, आज 3 साढ़े 3 हज़ार करोड़ के आसपास में पहुँच चुके हैं। सो इनकम भी बढ़ रही है, कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात है। और लोन सिक्योर्ड लोन देती है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लोन बढ़ भी रहा है वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बोरोइंग्स बढ़ रही हैं तो ये पॉजिटिव साइन है कि कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ रही हैं, ये बढ़ते ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी लोन्स उतना ज़्यादा बोरोइंग्स बढ़ेगी। तो ये अगेन पॉजिटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी की पूरी बैलेंस शीट को देखते हैं तो हमें कहीं भी नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब नेगेटिव आइडिया या फिर नेगेटिविटी कंपनी की साइड से नहीं आ रही है। सो फाइनली हमारा यही व्यू रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट हम शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो टारगेट लेके 580 का। और लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग जो इसका है कंपनी का मतलब बाय कर सकते हैं लगभग 800 रुपये का टारगेट लेके। सो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में कितने का 580, और लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा 800 के आसपास में। बाकी अगर आपको 10 साल का देखना है तो 10 साल के लिए हम लोग अगर स्टॉक को देखते हैं तो ये हमें लगभग लगभग 2000 के आसपास में देखने को मिल सकता है, 2 से 2500 के आसपास में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, और क्या चाहिए फिर ज़िंदगी में। फाइनली दैट्स आवर व्यू एंड सी यू टुमारो।